अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, एक हदीस है जो बचपन में सुनी हुई होगी आपने, क्योंकि इस्लामिया की किताब में हदीसें होती थी ना, तो उनमें ये होती थी, पता नहीं अब भी होती है कि नहीं होती, लेकिन स्कूल में, मैट्रिक में खासतौर पे, तो ये मुझे याद है, मैंने बचपन में बहुत सुनी है, आपने भी सुनी होगी। लेकिन इसका ना एक और एंगल मैंने एक आलिम से सुना, मुझे बड़ा मजे का लगा। बुखारी 11, सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, लोगों ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसका इस्लाम अफजल है? यानी इस्लाम में जैसे हम कहें जी सर आप बताएं अच्छा स्टूडेंट कौन सा होता है, या अच्छा प्रोफेशनल क्या है, तो किसका इस्लाम अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके जबान और हाथ से मुसलमान सलामती में रहें। चलो जज़ाकल्लाह। इसको पढ़ के ना समझ आता है कि अगर मैं किसी को मारपीट नहीं रहा तो इसका मतलब वो सलामत है मेरे हाथ से। मैं अगर किसी को गालियां नहीं दे रहा या जलील नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सलामत है। एक है मैं किसी को मार नहीं रहा, तो चूंकि मैं मार नहीं रहा तो मैं बहुत अच्छा हूं, तब ये लेवल अच्छा होने का कि मार तो नहीं ना रहा तुम्हें, तो मैं अच्छा होगा कि अच्छा शुक्र है जी मार नहीं रहे। तो हाथ और जबान से सलामती में रहना इंटेंशनल वाला भी है और अनइंटेंशनल वाला एंगल भी बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे कभी आपने शायद इस चीज को ऑब्जर्व किया हो, शायद खुद इसका शिकार भी हो, या वैसे आपने खुद भी ये काम किया हो कि कहीं रश है और आप बेध्यानी में चल रहे हैं और किसी को टक्कर लग गया, आपने कहा सॉरी मुझे पता नहीं था। अब ये जो ओ सॉरी मुझे पता नहीं था, तो हाँ ठीक है आपको पता होता तो जान के तो नहीं मारते आप, लेकिन फिर भी क्यों लगी टक्कर? हैं? एहतियात नहीं की। हमारे ऊपर एहतियात करना भी लाजिम है। यानी मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं बेध्यानी में चला रहा हूं, मैं देख नहीं रहा कोई गुजर रहा था और मैं को सॉरी मैंने देखा नहीं, तो क्यों नहीं देखा? तो देखना चाहिए था ना। मुझे चलते हुए इस बारे में एहतियात करनी चाहिए कि मैं चलूं तो दूसरों को तकलीफ ना पहुंचा रहा हूं। मैं जैसे हम लोग जब दोस्तों के साथ होते हैं और पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो हम अपनी आवाज एक तो बहुत ऊंची करते हैं और हमारी गुफ्तगू ऐसी होती है कि मेरे ख्याल में आप बॉयज एग्री करेंगे इस बात से कि हमारी बातचीत ऐसी होती है कि अगर इसी तरह की बातचीत वाले लड़के खड़े बैठे होते और आप अपनी फैमिली के साथ टेबल पे होते तो आप पसंद ना करते, आप इस बात को पसंद ना करते। मैं फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने, तो वहां ना वो जैसे थोड़े अरेबिक या देसी स्टाइल के होते हैं ना, वो अलग से बैठने के नीचे तकिया लगा के बैठने की जगह होती है, उन्होंने वो पार्टीशन बनाई होती है। तो मैं फैमिली के साथ बैठा एक जगह जाके, तो उसके बिल्कुल साथ वाले कैबिन में कोई 7-8 लड़कों का ग्रुप था और उनको देख के मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद ये ना कोई आर्टिकल स्टूडेंट, मतलब इस तरह के गेटअप वाले लड़के थे। लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ वहां बैठ के कंफर्टेबल नहीं था, मैं उठाया वहां से, मैंने कहा मैं नहीं यहाँ बैठ सकता। उन लड़कों में मैं होता अपनी जवानी में तो हमारे लिए तो नॉर्मल बात थी, लेकिन उनके साथ एक बैठी हुई फैमिली कंफर्टेबल नहीं थी। उनको अब मेरी एक फैमिली है, मुझे उठ के जाना पड़ा, मैं कंफर्टेबल ही नहीं था वहां पर बैठने में। तो हम लोग अगर पब्लिक प्लेस पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जबान से महफूज नहीं है फिर लोग। तो इसलिए सिर्फ मैं मार तो नहीं रहा ना, ये काफी नहीं है, हमें एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा एक ना सवाल मैं पास पेपर का करता हूँ बोर्ड पे, ऐसी बस कैलकुलेटर पेन तेज हो जाएंगे आपके। एक छोटा सा सवाल आप कर दें सॉल्व, लिख के कर देंगे तो अच्छी बात है। जबानी करना है, कैलकुलेशन चेक करनी है, तो उसमें भी मैं क्या कह लूंगा कर लें। एक किताब से मिला था मुझे सवाल, वो मैंने अपनी बुक में डाला था। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सिर्फ मैं आपको जो कल चीजें सिखाई थी ना उसकी एक दफा रिवीजन हो जाए, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 18 शाहिद लिमिटेड के नाम से। शाहिद लिमिटेड के नाम से सवाल है मेरी बुक में, क्वेश्चन 18, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट डाटा दिया हुआ है। सिर्फ कल वाली बातों के रिकैप के लिए कह रहा हूं करने को, फिर मैं एक पास पेपर का सवाल बोर्ड पे कर देता हूं, आप ये कर दीजिए, फिर मैं बोर्ड पे करता हूं सवाल। मेरी बुक में क्वेश्चन 18, द मैनेजर्स ऑफ शाहिद लिमिटेड।
हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने कर लिया कुछ पूछना है क्या? अच्छा, ये मेरी बुक में कौन सा क्वेश्चन है? 18। इसमें हमने डेप्रिसिएशन लिया दी नहीं ना, तो डेप्रिसिएशन नहीं है। जब इस प्लांट को भी बेचेंगे तो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है, जितने का बेचेंगे वो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होगा नहीं होगा, कुछ क्लियर नहीं है। तो सवाल वाला कह रहा है जी आप टैक्स की टेंशन छोड़ें, अगर इसको बेचने पे कोई प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हुआ भी ना तो वो टैक्स माइनस करके हम आपको फिगर दे रहे हैं, बस इसको यूज कर लें। अब इस टेंशन में ना रहे कि बेचने पे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, वो टैक्स सब एडजस्ट कर लिया हमने। तो ये बाज़ औक़ात पुराने सवालों में 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि रेजिडल वैल्यू दी हुई थी आफ्टर टैक्स, यानी प्रॉफिट शॉफिट कैलकुलेट हो गया, उसका टैक्स कैलकुलेट हो गया, आप सिंपली बस 5 साल की डेप्रिसिएशन निकालें, आप प्रॉफिट एंड डिस्पोजल के चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालें, एंड वाला प्रॉफिट लॉस ना निकालें, वो जो भी बनता था हम आपको नेट करके बस आरवी बता रहे हैं, ये मतलब होता है आफ्टर टैक्स आरवी का। चलें ठीक है, पास पेपर का सवाल करते हैं जी। नहीं, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस प्लांट के ऊपर होगा खर्चा, उसको आउटफ्लो ले रहे हैं, ये तो नहीं ले रहे कि वो पैसा कहां से आएगा, हम पैसा कहीं से लाएंगे और प्रोजेक्ट में लगाएंगे। बेस केस एनपीवी में वो प्रोजेक्ट में लगाने वाला इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग एनपीवी निकालते हुए जीरो पे आउटफ्लो लेते हैं ना कि प्लांट खरीदेंगे तो पैसा खर्च होगा, इस कैलकुलेशन में ये कहां इस्तेमाल हो रहा है कि पैसा आएगा कहां से। तो हम बेस केस एनपीवी में प्लांट पे खर्च होगा 25 मिलियन, उसको आउटफ्लो दिखा रहे हैं। और इस बात का ताल्लुक के बेस केस एनपीवी है तो वो ये है कि डिस्काउंट रेट यही रखना है, और वो भी वो जिसमें एसेट बीटा इस्तेमाल हो रहा है। दिसंबर 18 पे आ जाए, मैं करता हूं बोर्ड पे। दिसंबर 18, ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 22 है। दिसंबर 18 टर्म का सवाल है, वीनस ट्रेडिंग लिमिटेड, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 22 है, पढ़ ले, मैं करता हूं।
जी कैसे पता कि एपीवी का सवाल है? रिक्वायरमेंट से क्लियरली पता चल रहा है। अदरवाइज एपीवी का सवाल से नहीं पहचाना जाएगा, रिक्वायरमेंट से ही पता चलेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सवाल लिखेंगे तो ये तो एक डिसीजन मेकिंग का सवाल है। नहीं, बीटा वगैरह भी दिया है तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट भी तो हो सकता है ना। तो एपीवी का सवाल जितनी दफा भी आज तक टेस्ट हुआ है ना, तो वो एपीवी नाम लेके मांगा होता है, वरना तो उसको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट से कर लें। तो इसलिए नाम लेके मांगा हुआ है। ठीक है, बना लेते हैं कैश फ्लोज। तो पहले निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसकी ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन ये है कि एपीवी ऊपर है, बाकी कंपोनेंट्स नीचे आए। यानी वो जब सारे कंपोनेंट्स निकाल के मैंने एंड पे समेटे थे, तो तमीज ये है कि वो सॉल्यूशन के शुरू में हो। लेकिन खैर इतनी बदतमीजी भी नहीं है अगर आप एंड पे कर लें। तो अगर हम शुरू में करना चाहें तो आधा पेज छोड़ देते हैं और उसके नीचे फिर चलते हैं। दिसंबर 18 बेस केस एनपीवी, आधा पेज इन सब कंपोनेंट्स का जोड़ के और उनको बल्कि जब नीचे लिखना ही है इनको, तो वर्किंग वन बेस केस एनपीवी। कितने कॉलम बनाने? 4 और रुपीस मिलियन। अब हमने ना कंस्ट्रक्शन करनी है और पॉइंट नंबर 2 में बिल्स का ब्रेकअप बताया हुआ है कि हम कितनी अमाउंट का बिल जनरेट करेंगे। ये जो पॉइंट नंबर 2 में ब्रेकअप बताया हुआ है, ये पॉइंट नंबर 1 के एडवांस के अलावा है या ये टोटल जो ऊपर 1500 मिलियन है ना, उस 1500 मिलियन को पॉइंट नंबर 2 में 10 और 25, 35, 35, 35, 70 और 17 और 30, 100, ये पूरा 1500 मिलियन का टोटल ब्रेकअप बताया है कि हमने कितना कितना बिल रेज करना है। हाँ, उसका कैश फ्लो कितना मिलेगा वो 2 डिडक्शंस के बाद मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, चूंकि कस्टमर हमें 25% एडवांस शुरू में दे चुका होगा, तो हर बिल में से उस बिल का 25-25 काटेगा। अगर आप बहुत पुराना कैफ नहीं करके आए तो बोरिंग कॉस्ट में इस तरह के सवाल होते थे। तो एक तो जो कस्टमर हमें 25% दे चुका है शुरू में, हर बिल में से उस बिल का 25% डिडक्ट करेगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हर बिल में से 5% मजीद काटेगा, जिसको रिटेंशन मनी कहते हैं। तो कैश हमें ये 2 डिडक्शंस के बाद मिलेगा। टैक्स कैलकुलेशन में रेवेन्यू क्या आएगा? जो बिल की अमाउंट होगी या जो हमें डिडक्शंस के बाद पैसे मिलेंगे। टैक्स पर्पसेस के लिए रेवेन्यू, बिल की अमाउंट। तो इसलिए हमें टैक्स भी चूंकि कैलकुलेट करना है तो पहले रेवेन्यू लिखना पड़ेगा, टैक्स कैलकुलेशन हो जाए, उसके बाद फिर एडवांस डिडक्शन करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम बिलिंग देखें, हम बना तो कैश फ्लो रहे हैं, तो मैं यहां पर कैश फ्लो ही लिख दूं, क्योंकि अगर बिल है मिसाल के तौर पे 100 मिलियन का बिल है, तो उस 100 मिलियन में से 25% भी डिडक्ट होना है, 5% भी डिडक्ट होना है। लेकिन रेवेन्यू 100 मिलियन है, तो मैं यहां पर कैश फ्लो की बजाय रेवेन्यू लिखूंगा ताकि टैक्स कैलकुलेशन हो सके। तो इसलिए अभी हम रेवेन्यू लिखने लगे। रेवेन्यू कितना है? 1500 मिलियन का 10, 25, 35, 30, 1500 मिलियन इंटू 10%, 25%, नहीं, हाँ 35%, 30%। और ये एग्जाम प्रेजेंटेशन बहुत है, यानी आई के सोल्यूशन में ये इस कॉमे का मतलब है कि 1500 पे एक बार 10 लगा रहे हैं, एक बार 25 लगा रहे हैं, एक बार 35 लगा रहे हैं, एक बार 30 लगा रहे हैं। देखिए क्या बना, 150, 375, 525, 450। ये हो गया रेवेन्यू। और क्या क्या कैश फ्लो है, ये बात मैं फिर बता रहा हूं। अभी मैंने यहां रेवेन्यू लिखा है, कैश नहीं लिखा, क्योंकि हमने टैक्स इनका नेट टोटल करके टैक्स भी निकालना होता है। तो टैक्स के लिए तो रेवेन्यू चाहिए, इसलिए मैंने फिलहाल एडवांस और रिटेंशन को छोड़ दिया, वो टैक्स के बाद लिखूंगा। और पॉइंट 1 एडवांस हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 रिटेंशन, पॉइंट 4 प्लांट आ गया, अच्छा बाद में करेंगे। पॉइंट 5 मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और अदर डायरेक्ट कॉस्ट। मटेरियल के बारे में क्या कहा अभी? 700 मिलियन है, इसका 40% पहले साल और बाकी 20 ये उसके अगले 3 साल। तो 700 का 40, 20, 20, जी 280, 140, 140 और 140।
सब कॉन्ट्रैक्टिंग कितनी है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग उन्होंने कहा है पहले साल में नहीं, दूसरे साल में होगी और 3 पे बराबर फैल जाएगी। कितनी? अदर कॉस्ट 412 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से चलते हैं टैक्स की कैलकुलेशन में, क्योंकि 0.6 में तो वो कह रहा है कि रनिंग फाइनेंस। टैक्स की कैलकुलेशन में आते हैं। अच्छा, हम लोग ये जो एपीवी निकाल, ये जो बेस केस एनपीवी निकाल रहे हैं, अजम्पशन क्या है कि इक्विटी फाइनेंस है, इसलिए हम इंटरेस्ट को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। वरना तो इंटरेस्ट पे भी तो टैक्स बचता है ना, तो वो हम टैक्स शीट में अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसलिए अभी इंटरेस्ट का कोई काम नहीं है, अभी हम बस यहां तक के रहते हुए टैक्स पे चलते हैं। जी, डेप्रिसिएशन क्या है? अच्छा, डेप्रिसिएशन इनिशियल भी है और नॉर्मल भी है। तो ईयर 1 में हो गई 2, इनिशियल कितनी और नॉर्मल कितनी? 10.1 आरवी है कैरिंग वैल्यू के बराबर। इसका मतलब चौथे साल की भी हम लोग नॉर्मल डेप्शन ले लेंगे।
पहले साल की हो गई 137.5, 11.25, 10.13 और 9.11। और ये इधर हमें नजर आई है, इधर है लॉस कितना 37। अच्छा, आपको ना एक दफा बताया था कि अगर किसी साल में लॉस आ जाए तो देखना यह है कि सवाल में कैरी फॉरवर्ड का स्पेसिफिकली जिक्र हो या ये पता चल रहा हो कि इस बिजनेस का वाहिद काम है, तो फिर कैरी फॉरवर्ड करना है, वरना जिस साल में नेगेटिव है उस साल टैक्स बचा लें। तो यहां क्लियरली मेंशन्ड है कैरी फॉरवर्ड का, तो इसलिए हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कितना आया 299 पॉइंट, ये फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 299.75 जी 77 पॉइंट, फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया 77.88, 70 पॉइंट, ये आखिरी साल में जाके टैक्स आया। कितना टैक्स रेट है 21। अच्छा, आप चूंकि टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो अब वो जो ऊपर बिलिंग लिखी हुई है, अब हम कैश फ्लो बनाने के लिए एडवांस की लाइन पे ले आते हैं और रिटेंशन की लाइन पे ले आते हैं। एडवांस हमें शुरू में मिल जाना है 25%। किसका 25%? 1500 का। कितना बना 375। उसके बाद हर बिल में से एडजस्ट होना है, यानी हर बिल का 25%, तो 150 का 25%, 375 का 25%, 525 का 25% और 450 का 25%। इसी तरह रिटेंशन मनी भी इसमें से कटनी है। कितनी? 5% ऑफ बिल, तो हर बिल का 5%, 7.5, 18.75, 26.25, 22.5। क्योंकि टैक्स तो प्रॉफिट पे है ना, प्रॉफिट में तो रेवेन्यू इस्तेमाल होगा। ये तो हमें कैश मिल रहा है, एडवांस एडजस्ट हो गया, रेवेन्यू तो ये नहीं है, रेवेन्यू तो बिल की अमाउंट है। आप इन अदर वर्ड समझ सकते हैं कि ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। वर्किंग कैपिटल में भी तो मैंने डेटर की मिसाल दी थी, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, वो टैक्स के नीचे ही आती है ना। हम ऊपर सेल्स लिखते हैं और नीचे पे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, तो वर्किंग कैपिटल की मिसाल डेटर भी हो सकता है। सही नहीं है? अच्छा, ये नेगेटिव। और लास्ट लाइन प्लांट की, तो प्लांट शुरू में जाएगा 250 और एंड पे 82। किसको दे दिया? हमें मिल गया। हाँ, एडवांस कोई रेवेन्यू तो नहीं है किस पे टैक्स? टैक्स प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है ना, तो प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है। हमने जितनी अमाउंट का बिल किया है, जो प्रोग्रेस बिलिंग समझ ले, वो हमारा रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट में तो रेवेन्यू इस्तेमाल होगा ना। कितना कैश मिल रहा है वो रेवेन्यू तो नहीं है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तो रेवेन्यू इस्तेमाल हो रहा है। कैश फ्लोज में बताएं इतराज। चलें अब डिस्काउंट रेट पे आते हैं। एपीवी है, हम बेस केस एनपीवी निकाल रहे हैं, तो हमें चाहिए केई, और केई के लिए बीटा एसेट इस्तेमाल होगा इस प्रोजेक्ट वाला जी।
अरे हाँ सॉरी, वो आखिर में वापस भी तो लेनी है, रिटेंशन वापस कब मिलनी है? 1 साल बाद। तो अब या तो आप बेशक इधर एक कॉलम बना लें या एनपीवी निकालते हुए उसको अलग से एज अ वैल्यू ले लेंगे। रिटेंशन मनी 5वें साल वापस होनी है, तो या तो मैं यहाँ कॉलम 5 बना के वहां इनफ्लो ले लूं, या फिर इन सब की एनपीवी निकाल लेंगे तो उसमें उसकी पीवी ऐड कर लेंगे। यहां तक चलें। अब हमें चाहिए डिस्काउंट रेट, तो उसके लिए चलते हैं वर्किंग 1.3। बीटा हमें इस प्रोजेक्ट वाला चाहिए होता है। आपको सवाल में पॉइंट नंबर 3 नहीं सॉरी पॉइंट नंबर 1 इसमें भी एक बीटा दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में भी एक बीटा दिया हुआ है। कौन सा लेना है? एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट 1.2, दोनों में बीटा दिया हुआ है। सिर्फ इसलिए कि अनगियर्ड बीटा, वो तो हम ऊपर वाले इक्विटी बीटा को भी अनगियर कर सकते तो नहीं। हाँ, तो वो जो पॉइंट 1 में इक्विटी बीटा दिया हुआ है तो उससे क्या हम एसिड बीटा नहीं निकाल सकते? जो पॉइंट 1 में इक्विटी बीटा दिया हुआ है ना, वो वीटीएल का अभी वाला दिया हुआ है। अभी हम इस वक्त क्या हैं? हम तो ट्रेडर हैं, हम तो बिल्डिंग मटेरियल के ट्रेडर हैं, हमारा बिजनेस नेचर और है। वो तो वैसे हम छलांग लगाना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम पहला काम कर रहे हैं, वरना तो हम ट्रेडर हैं। तो इसलिए हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस नेचर और है और प्रोजेक्ट का और है, तो हमें एसिड बीटा प्रोजेक्ट वाला चाहिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट 2 में दिया हुआ, तो इसलिए पॉइंट 2 वाला यूज करेंगे। अच्छा, अगर पॉइंट 2 ना दिया होता और हम अपने ही बिजनेस में कर रहे होते और वैसे कहा होता एपीवी मेथड कर दे, तो फिर हम 1.3 यूज करते, 1.3 यूज करते, 1.3 इक्विटी बीटा, उसको एसिड बीटा बनाते, उस एसिड बीटा को यूज करते। चूंकि अब हम एक नए काम में जा रहे हैं तो हमें उस नए काम वाला एसिड बीटा चाहिए, उसके लिए पॉइंट 2 इस्तेमाल होगा, तो वो है 0.7। तो के ही बन जाएगा आर एफ कितना? 9% प्लस 0.7 आर एम 9 तो आर एफ है, आर एम ये जो आपको 6% दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो बस ये 6% है। कितना बना देखें? हम्म 13.2%। अच्छा, अब आप 13.2 पे इनकी एनपीवी निकालें, यहां से इनका नेट कैश फ्लो करें, 13.2 पे एनपीवी निकालें और इसका नेट टोटल 13.2 पे सबकी पीवी और फिर उनकी एनपीवी, वहां तक पहुंचे फिर आगे बताता हूं। इससे आगे बढ़ना है। नेट कैश फ्लोज निकालें, 13.2% डिस्काउंट रेट है और एनपीवी निकाल लें। इससे आगे नेट कैश फ्लो 13.2% पे उनकी एनपीवी, वो फिगर निकाल के बता दें मुझे।
जी कितना बना 42.48। ये मैं उसी से आगे नीचे चल रहा हूँ नेगेटिव। और एक कैश फ्लो मिस किया हुआ था वो अब ले आते हैं, पीवी ऑफ रिटेंशन मनी रिकवरी। ये हमें 5वें साल रिकवर होनी है ना, तो वो इनफ्लो आना है। अच्छा कितनी रिटेंशन मनी टोटल रख ली होगी 4 साल में मिला के? 1500 का 5%। वो 1500 का 5 ही बन गया होगा, नहीं तो आप वैसे टोटल करके देख लें तो 75 बनेगा। और ये पैसा हमें कब रिकवर हो जाएगा? 5 साल बाद। तो 1.132 पावर -5 40.35। तो फाइनली बेस केस एनपीवी आ जाएगी 2.13 नेगेटिव। जी जी बिल्कुल, आप यहाँ कॉलम 5 बना लें जिसमें सिर्फ 75 का इनफ्लो आ रहा होगा। वो मैं तब मिस कर गया था तो इसलिए अलग लिख दिया। जी कॉन्ट्रैक्टर पैसे काट रहा था, वो पैसे काटने इधर हैं, फिर उसने वापस भी तो करने हैं ना, तो वो 5वें साल वापस करेगा। तो ये वो वापसी का इनफ्लो है। बेस केस एनपीवी तक बताएं मसला। जलसा कब बताया था हमने? डेढ़। जी बता दो। बेस केस एनपीवी होगी और क्या क्या चाहिए? इशू कॉस्ट चाहिए। इशू कॉस्ट है 1%। और प्रेफर्ड तरीका आपको बताया था कि हम जो 250 मिलियन का लोन लेंगे, ये करना ग्रॉस, और इसका फिर 1% लेना 2.53, और इसके ऊपर टैक्स डिडक्शन है तो 2.53। फिर टैक्स बचेगा इतना, लेकिन ये टैक्स बचेगा तो साल एंड पे ही, तो 1.09 पावर -1। और बोरिंग रेट भी ले सकते हैं, प्री टैक्स बोरिंग रेट भी ले सकते हैं जी 0.67। तो इशू कॉस्ट हो गई 1.86। ये हो गई इशू कॉस्ट।
उसके बाद पीवी ऑफ टैक्स शील्ड। अच्छा, इसमें ना डेट फाइनेंस दो तरह के हैं। एक तो 250 मिलियन है, नहीं सब्सिडाइज किधर है? एक तो 250 है, और कौन सा डेट फाइनेंस है? रनिंग फाइनेंस है। और ये रनिंग फाइनेंस मुझे पता है इसमें ना आईकेएफ के सोल्यूशन में गलती हो गई थी, वो बाद में फिर एट टाइम ऐसा हुआ है, FR2 पे मैंने कुछ सोल्यूशन चेंज कराए हैं, वो फिर वेबसाइट पे दोबारा अपलोड कर देते होते हैं ठीक करके। तो इसके सोल्यूशन में गलती थी, और मुझे अंदाजा है कि वो एग्जामिनर से ना वो गलती हुई थी, तो उसने ये वाला पॉइंट डाला था। अदरवाइज टेक्निकली ये पॉइंट बेकार है, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट टेक्निकली बेकार है। मुझे गलती का पता है, इसलिए बस बता रहा हूँ कि गलती हुई थी इसमें, तो इसलिए ये पॉइंट टेक्निकली बेकार है। मैं आपको सवाल पूरा करने के बाद बताता हूँ क्यों बेकार है। अभी फिलहाल ओवरड्राफ्ट को छोड़ दें, डेट फाइनेंस पीवी ऑफ टैक्स शील्ड निकालते हैं। तो डेट लेंगे हम इतना, $250, कितना, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 10% पे। टैक्स बचेगा इतना हर साल, और इसकी कर लेंगे एन्युटी डिस्काउंटिंग। $24.52। और गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है, तो बस ये एपीवी की चीजें पूरी हो गई। तो वो जो शुरू में आधा पेज छोड़ा था, ये उस आधे पेज पे आ गए। एपीवी बेस केस एनपीवी वर्किंग 1 2.13 नेगेटिव, इशू कॉस्ट वर्किंग 2 1.86, टैक्स शील्ड वर्किंग 3 24.52 20.53। तो इसका कंक्लूजन हो जाएगा कि चूंकि एपीवी पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। पता नहीं, चेक करके देखना, मतलब तजुर्बे करके पता चलेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी एनालिसिस वैसे तो एनपीवी से लिंक्ड है, क्योंकि सब कंपोनेंट्स का रिजल्ट एनपीवी निकलता है। इसमें तो कंपोनेंट्स ही अलग अलग है, उसमें तो ये होता है एनपीवी 0 हो जाए, क्योंकि उसमें निकलती ही एनपीवी है, सारी कैलकुलेशन का एक एंड रिजल्ट एनपीवी निकलती है, तो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे तुम अलग अलग टुकड़े जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल, शायद नहीं निकल सकती। अच्छा, अब ना एक काम करें, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। सोल्यूशन में वर्किंग 3 देखें जरा, सोल्यूशन में वर्किंग 3 देखें, और पहले खुद सोचें कि क्या हुआ है, और फिर मैं बताऊंगा। सोल्यूशन में वर्किंग 3 देख लें एक बार।
जी क्या किया भाई? नहीं समझ रहा। ये ना रनिंग फाइनेंस का अकाउंट बनाया है। सवाल में कहा था कि रनिंग फाइनेंस भी है, तो वो भी तो डेट ही है। होता क्या कि अगर रनिंग फाइनेंस यानी ओवरड्राफ्ट निकलता पूरे 5 साल का कैश फ्लो बना के, तो उस पर भी तो इंटरेस्ट पड़ता, उस इंटरेस्ट पे भी टैक्स शील्ड आती। तो इस पॉइंट लिखे होने की वजह से ये बीएफडी के मल्टीपल टॉपिक्स में ये रनिंग फाइनेंस का पॉइंट होता है। कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ाऊंगा उसमें होगा, तो हमें रनिंग फाइनेंस का अकाउंट बनाना पड़ा। तो हमने रनिंग फाइनेंस यानी आप कह लें कैश एंड बैंक का अकाउंट बना के चेक किया कि क्या ओवरड्राफ्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें ना एग्जामिनर ने पॉइंट डाला था और उनसे गलती हो गई थी, वो फिर सोल्यूशन मैंने बाद में चेंज कराया था। एग्जामिनर ने अपने सोल्यूशन में जो अपलोडेड था 375 मिस हो गया था उनसे, वो जो शुरू में एडवांस मिला है ना उसका इनफ्लो मिस हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे कैश फ्लोज नेगेटिव में आ रहे थे, यानी बैंक बैलेंस नेगेटिव जा रहा था। तो ओवरड्राफ्ट था, उस पे इंटरेस्ट पड़ना था, उस इंटरेस्ट पे टैक्स बचना था, उस टैक्स की पीवी लेनी थी। और सोल्यूशन के बिल्कुल शुरू में आए, ये मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया इबरत के तौर पे। सोल्यूशन का शुरू बिल्कुल बेस केस एनपीवी, पीवी ऑफ टैक्स शील्ड, और उसके नीचे पीवी ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस रनिंग फाइनेंस 0 वर्किंग 3। असल में ये एग्जामिनर से गलती ये हुई थी कि उन्होंने 375 का इनफ्लो मिस कर गए। ये वाला ये इनफ्लो है, बाकी सब ले लिया, तो उसकी वजह से कैश फ्लो का बैलेंस नेगेटिव आ रहा था, यानी वो रनिंग फाइनेंस था। तो उसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट पड़ना था, उस पर टैक्स बचना था, और उस टैक्स बचत की पीवी हमने यहां दिखानी थी। तो वो जब 375 डालते हैं तो वो सारा पॉजिटिव हो गया, तो रनिंग फाइनेंस टेक्निकली फिर रहा ही नहीं। और ये वर्किंग 3 में उन्होंने कैश फ्लो बनाया हुआ है। पहला 375 लिया, उसके बाद ये जो आप वर्किंग कर चुके हैं ना ऑलरेडी, ये कैश फ्लो ही है ना, इनका नेट आंसर वहां लिखा हुआ। आप टोटल चेक कर लें, जो आपके सोल्यूशन में इसके नीचे जो मैंने नहीं किया हुआ, जब आप इसके एंड पे यहां कैश फ्लो का टोटल करेंगे, वो ये वहां आउटफ्लो इनफ्लो लिखा हुआ, और लोन वाला इंटरेस्ट वो भी लिखा हुआ, वो भी तो कैश फ्लो ही होगा। तो ये इस वर्किंग से एंड रिजल्ट अगर रनिंग फाइनेंस आ जाता ओवरड्राफ्ट, तो उस पर हर साल का इंटरेस्ट होता, उस पर टैक्स बचता, उस टैक्स बचत की भी पीवी हम पीवी ऑफ टैक्स शील्ड में लिखते हैं। तो इस सवाल में बेशक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हो सकता था। ये है जी एपीवी, और ये चैप्टर खत्म। इसमें शुरू तो वो पोर्टफोलियो वगैरह से किया था कैपम, लेकिन इसी में फिर मैंने साथ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वो भी कवर किया, और ये चैप्टर खत्म। और अभी ब्रेक के बाद फिर मैं वैल्यूएशन शुरू करने लगा। पेपर का तकरीबन मस्ट अपीयर सवाल है, बिजनेस की वैल्यूएशन पेपर का मस्ट अपीयर क्वेश्चन होता है, तो वो फिर अभी नमाज के बाद करते हैं शुरू। ये खत्म, ये चैप्टर खत्म। इसमें जो कुछ सवाल अगर रह गए हैं तो उस पर तौफीक खुद ही कर लीजिएगा। मैंने वैसे जून 24 से पीछे भी कराए हैं सवाल, जून 24 भी था इसमें, हाँ जून 24 था, मैंने करवाया था। चलें ठीक है, लेट्स से 46 बस।